Good afternoon to everyone. Myself is Dr. Krishna Mohan Gulla. I am Associate Professor in Department of Pediatrics at AIIMS Bhubaneswar. So I had been given a topic on critical care interventions in children with COVID-19. So I would next 15-20 minutes, I would like to simplify these things as much as possible I can. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक केस सिनेरियो से शुरू करता हूँ. So we have a 10-year-old girl. She was resident of Puri, and she is a known case of systemic lupus erythematosus nephritis. And for that, she was on medications from outside hospital. And she came to us with fever for 4 days, and cough for 3 days, and fast breathing for 2 days. When we examined the patient, patient was irritable, and respiratory rate was 48 per minute. It is very high for the age, and she also had subcostal and intercostal retractions. Saturation was 48% in room air. You can imagine how much hypoxia she is, and that's why we started on non-rebreathing mask oxygen at 15 liters per minute. Still then, saturation was only 75%. There were bilateral crepitations were present on auscultation. She was hemodynamically stable. Her heart rate was 98 per minute. Blood pressure was 120 by 80, and capillary refilling time is 2 seconds. So हम सबको पता है कि अभी पैंडेमिक चल रहा है. So इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी होता है कोविड निमोनिया को रूल आउट करने के लिए. इसीलिए हमारे इमरजेंसी में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया है. So उसमें पॉजिटिव आया है कोविड की. So now the patient is having COVID-19 pneumonia with underlying disease of SLE nephritis. So हमने ये लेबल किया था कि child is suffering from respiratory failure that is secondary to the COVID-19 infection. So it is a simple classification of severity of disease. तीन तरीके कैटेगरीज है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है. जो माइल्ड बोलता है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, ओनली थोड़ा से गला में दर्द होगा, थोड़ा जुकाम खांसी होगा, लेकिन सांस में कोई दिक्कत नहीं होगी, और सैचुरेशन मोर देन 94% होगा रूम एयर में. और मॉडरेट डिसीज जो होता है, इसमें जुकाम होगा, खांसी होगा, साथ साथ थोड़ा सा रेस्पिरेशन ज्यादा होता है. मान लो ये WHO ने दिया है कि डिफरेंट कट ऑफ्स. अगर पेशेंट के एज लेस देन 2 मंथ से मान लीजिए रेस्पिरेट मोर देन 60 है, वो टैकिपनिया बोलते हैं. अगर 2 to 12 मंथ से मान लीजिए इफ मोर देन 50 पर मिनट हम टैकिपनिया बोलते हैं. और 1 to 5 इयर्स होगा तो मोर देन 40 पर मिनट, और मोर देन 5 इयर्स मोर देन 30 पर मिनट बोलते हैं मॉडरेट टैकिपनिया. साथ साथ सैचुरेशन 90 to 93% होना चाहिए रूम एयर में. दोनों अलग अलग भी आ सकता है, या तो इकट्ठा भी आ सकता है. इस पेशेंट्स को हमें हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीट करना चाहिए. सो द थर्ड वन इज सिवियर कोविड. इसमें सैचुरेशन इज लेस देन 90% इन द रूम एयर. हमारे पेशेंट को वही था. सिवियर साइंस ऑफ निमोनिया मतलब है कि पेशेंट को ग्रंटिंग होना चाहिए, सिवियर रिट्रैक्शंस होना चाहिए, और लेथार्जी, इरिटेबिलिटी. जब ये सारा होता है हम बोलते हैं सीवियर निमोनिया. एंड हमारे पेशेंट में ये सारा तीनों है. ये सैचुरेशन लेस देन 90% है रूम एयर में, बहुत साइंस ऑफ सीवियर निमोनिया है, और रिट्रैक्शंस है. सो हमारा पेशेंट सीवियर डिसीज कैटेगरी में आता है. सो कब इसके बाद क्या करना है? सो हमने क्या किया था, द चाइल्ड वाज एडमिटेड टू high dependence unit in our hospital, and he was non-breathing mask he was not able to maintain. So हमने non-invasive ventilation शुरू किया है. उसमें जब शुरू किया था हमने 100% FiO2 शुरू किया है. IPAP इसका, और IPAP का माने इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर. आपको पता है कि इट इज लाइक प्रेशर सपोर्ट इन इन्वेजिव वेंटिलेशन. इसमें दो प्रेशर सपोर्ट है, हमने 16 सेंटीमीटर वाटर रखा है, और एंड एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयर प्रेशर 10 रखा है. हमने 1 घंटा वेट किया है, बट देयर इज नो इम्प्रूवमेंट.
still patient ki respiratory rate is still 52 per minute, that means very high for the AS. Still saturation is less than 80%. Subclavian retractions are still there and interval retraction was still present. So ये केस आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी कोविड-19 पेशेंट को हम एनआईवी पे शुरू करते हैं, हम क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो जो भी हम इंटरफेस यूज करते हैं, जब मास्क यूज करते हैं, दैट शुड बी द गुड सील, अच्छे से सील होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि उसमें जो लीकेज होगा उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा है कि जब मास्क यूज करते हैं, जब नॉन वेंटिलेटेड मास्क यूज करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है अगला स्लाइड में। एंड वेंटिलेटेड ट्यूबिंग शुड बी डबल लिम्ब वेंटिलेटेड ट्यूबिंग यूज करना चाहिए और फिल्टर को रखना चाहिए एक्सपेक्टेड लिम्ब में। ये सारा मैं दिखाता हूँ अगले स्लाइड में। तो बेसिकली हमारा मेन एम ये है कि एरोजोल लीकेज नहीं होना चाहिए पेशेंट से, ताकि एनवायरनमेंट कंटामिनेट ना हो जाए। तो ये एग्जांपल है नॉन वेंटेड और वेंटेड मास्क में। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ये इस मास्क इज वेंटेड मास्क, इसमें थोड़ा छोटा गैप्स है, थोड़ा होल्स है, वो क्या करेगा, दैट विल हेल्प फॉर एक्सपिरेशन सो दैट CO2 विल बी रिमूव्ड आउटसाइड। सो अदर टाइप ऑफ मास्क होता है नॉन वेंटेड मास्क, इसमें एक्सपिरेशन के लिए कोई पोर्ट नहीं होता है। इस मास्क में हम डबल ट्यूबिंग यूज करते हैं। सो यहाँ पे वेंटेड मास्क है जहां पे एक्सप्रेशन के लिए स्पेस है। सो इस वाला मास्क में हम सिंगल ट्यूबिंग एनआईवी ट्यूबिंग यूज करते हैं। दूसरा में जहां पे वेंटेड मास्क नहीं है, मतलब ये है कि जहां पे एक्सप्रेशन के लिए कोई होल नहीं है मास्क में, उस कंडीशन में हम ये डबल ट्यूबिंग यूज करते हैं। सो इंस्पिरेशन में हवा गया है पेशेंट को, एक्सपिरेशन में बाहर आ गया है, so it is not polluting the environment, so COVID-19 का environment में dispersion कम होगा। तो मैंने पहले बताया था कि जब भी आप एनआईवी शुरू करते हैं, appropriate मास्क इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज बेटर है कि नॉन वेंटेड मास्क यूज करना चाहिए और डबल ट्यूबिंग वाला वेंटिलेटेड ट्यूबिंग यूज करना चाहिए, ताकि एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कम पोल्यूट करें विद कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन से। तो उसके बाद क्या किया था, सो एनआईवी फेल हो गया था, नॉट पेशेंट वाज नॉट इंप्रूविंग, सो हमने इसको इंट्यूबेट किया है 6 mm कॉपर एंडोट्रेकियल ट्यूब से। सेटिंग ये रखा है कि FiO 100% रखा है, पीक इंस्पेक्ट पे 38 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रखा है, दैट मींस इट इज वेरी वेरी हाई, एंड पीप रखा है 13 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, एंड रेस्पिरेटरी रेट 25 पर मिनट रखा है और आई टाइम 0.9 सेकंड्स रखा है। फिर भी सैचुरेशन 65 से 70% से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब पेशेंट वाज हैविंग सीवियर निमोनिया, इसको हम बोलते हैं सीवियर ARDS, इसलिए पेशेंट को हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है। सो यहाँ पे और एक मैं बताना चाहता हूँ, जो भी कोविड-19 पेशेंट्स को पहले मैंने स्लाइड में बताए थे कि जब एनआईवी शुरू करते हैं उस टाइम पे हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर उसी पेशेंट को हम इंट्यूबेट करना चाहते हैं, उस पेशेंट को हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम कोविड-19 से खुद के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। सो ऑलवेज जब भी आप इंट्यूबेट करते हैं इस पेशेंट्स को, ऑलवेज अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंप्लीट होना चाहिए। मैं इस पर डिटेल नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि आपको सबको पता है कि पीपीए क्या होता है, और जो भी बंदा जो करता है, जो डॉक्टर जो फिजिशियन जो भी इंट्यूबेट करता है, ये शुड बी द एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि मल्टीपल आइटम्स होगा, तो जितना मल्टीपल आइटम्स करते रहेंगे इतना एक्सपोजर होते रहेगा। और हम कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब्स को यूज करना चाहिए बाकी इंस्टेड ऑफ अनकफ्ड ट्यूब्स, ताकि पेरीट्यूबल जो लीक वगैरह होता है कफ्ड ट्यूब में कम होता है, सो एनवायरनमेंट कंट्रोल कम हो सकता है। और मैंने पहले एनआईवी में भी बताया था कि इस पेशेंट के एक्सपिरेटरी लिम्ब में हमें बैक्टीरिया एंड वायरल फिल्टर रखना चाहिए, और बार बार इंटरट्रेकियल ट्यूब डिस्कनेक्शन वगैरह कम होना चाहिए, और क्लोजर सेक्शन को अगर आपके पास अवेलेबल है अप्रोप्रिएट साइज का क्लोजर सेक्शन यूज करना चाहिए। और ह्यूमिडिफिकेशन भी आप HME यूज कर सकते हो, होगा तो HME यूज कर सकते हैं, या तो हीटेड ह्यूमिडिफिकेशन होगा तो वो भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब इंट्यूबेशन के बाद हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया है,
लेकिन हमारा नर्सिंग ऑफिस ने देखा था कि उसका लेफ्ट साइड और चेस्ट में काफी फुलनेस हो गया है, समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाए थे कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द चेस्ट, समझ में नहीं आ रहा है कुछ बोल रहे हैं। सो हमने वो जाके देखा था, हमारा डॉक्टर जाके देखा है, वहां पे हाथ लगा कर देखा है, देयर लॉट ऑफ क्रेपिटस वाज देयर ओवर द चेस्ट, सो देयर वाज air was getting leaked from the lungs into the chest, that means there is subcutaneous emphysema was there, this is one of the complication। ये एक्सरे में दिखा था, आपने काफी एक्सरे देखे होंगे, ये एक्सरे ऑलमोस्ट ये व्हाइट आउट एक्सरे हो गया है, और ये आप ये बगल में देख सकता है कि सराउंडिंग जो है एयर वगैरह जो है चेस्ट वॉल के अंदर आ गया है, सबक्यूटेनियस में एयर घुस गया है, इसका मतलब है कि देयर वाज लॉट ऑफ बैरोट्रोमा दैट हैज हैपेंड, इसलिए आपको ये लंग इंजरी हुआ है। तो इसलिए एक प्रिकॉशन है कि जब भी हम ऑलरेडी लंग तो काफी खराब है, इसके ऊपर हम बैगिंग बहुत ज्यादा करेंगे, मान लीजिए जब ट्रांसपोर्ट में या तो इंट्यूबेशन के टाइम पे, सो इट मे लीड टू बैरोट्रोमा एंड मे कॉज प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट। तो उसके बाद भी सैचुरेशन पिक नहीं हो रहा था, 70% ही हो रहा है, अभी क्या करना है? तो इस कंडीशन में ये क्या करना चाहिए, गाइडलाइंस भी आया है, उसमें क्या बताता है कि हमारा इस वाला पेशेंट को जब भी हम वेंटिलेटर पर रखते हैं, इंश्योर करना है कि जो टाइडल वॉल्यूम में जा रहा है अराउंड 5 to 7 ml पर किलोग्राम टाइडल वॉल्यूम देना चाहिए, और पीप दैट इज पॉजिटिव एंड एक्सपेक्टेड प्रेशर है अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर से वाट रखना चाहिए, और पी प्लेटिव प्रेशर जो होता है बेटर है कि 32 सेंटीमीटर वाटर से ऊपर ना जाना चाहिए, ताकि वेंटिलेटर लंग इंजरी को कम करने के लिए हमारा सैचुरेशन टारगेट होगा अराउंड 88-92%। कभी भी हम जब भी सीवियर निमोनिया होता है 99-100% सैचुरेशन कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। सो ऑलवेज टारगेट ये है 82 to 92% ऑफ सैचुरेशन इज सफिशिएंट फॉर द पेशेंट टू सर्वाइव। अच्छे सेडेशन देना चाहिए, अगर पेशेंट मूव करता है हम न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर लाइक एट्राक्यूरियम वेक्यूरियम वगैरह यूज कर सकते हैं फॉर इनिशियल 24 to 48 आवर्स। पर तभी भी सैचुरेशन इंप्रूव नहीं होता है और आपको पीएओ टू एफओ रेशियो लेस देन 150 होता है, हम प्रोन पोजीशनिंग के लिए सोच सकते हैं। इस पेशेंट में हमने अपने बताया था इंट्यूबेशन भी किया, इतना सेटिंग्स के बावजूद भी पेशेंट का सैचुरेशन इंप्रूव नहीं हो रहा था, सो हमने एक पेशेंट को क्या किया था, पैरालाइज किया है। फर्स्ट मैंने पहले बताया था कि वन ऑफ द मोड है, और उसके बाद भी पीएफ रेशियो 59 है, और इसलिए हमने प्रोन वेंटिलेशन शुरू किया है। सैचुरेशन पर नेक्स्ट 30 मिनट सैचुरेशन इंप्रूव हो गया 91% तक। सो जब भी हम पेशेंट को प्रोनिंग करते हैं, हमारा पहले टीम को फॉर्म करना चाहिए। सो कौन क्या देखेगा, एयरवे कौन देखेगा, सेंट्रल लाइन कौन देखेगा, और नीचे लीड्स कौन लगाएगा। सो पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए हमें। एक पर्सन शुड बी डेडिकेटेड फॉर द एयरवे। जब भी प्रोन करते हैं उस टाइम पे चांसेस होता है कि इंडोट्रेकियल डिसलॉज हो जाए, तो एक वन डेडिकेटेड पर्सन शुड बी देयर फॉर एयरवे। आपका वो करने से पहले सेंट्रल वेनस लाइन, आर्टेरियल लाइन, पोलिस लाइन, आईसीडी ट्यूब, इंट्रावेनस ट्यूब, एचडी कैथेटर अगर होगा तो वो सारा ध्यान रख के प्रोन पोजीशन करना पड़ेगा। और ईसीजी लीड्स जो होता है फ्रंट, पहले जब पेशेंट नॉर्मल पोजीशन में होता है इसीलिए हमने यूजुअली आगे चेस्ट के आगे रखते हैं। अगर जब प्रोन करते हैं, उल्टा करते हैं, उस टाइम पे ईसी लीड्स निकाल के हम पीछे लगा सकते हैं, और चेस्ट को और थाइस को सपोर्ट करना चाहिए ब्लैंकेट पिल्लो से, और सेक्रेशंस वगैरह को अच्छे से क्लियर करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो डायनाप्लास जो लगा है वो गिला होकर निकल जाने के चांसेस ज्यादा होता है। तो दीज आर सम प्रिकॉशंस लेना चाहिए जब पेशेंट को प्रोनिंग में रखते हैं। तो उसके बाद पेशेंट सैचुरेशन इंप्रूव हो गया है, बट लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया है उसके बाद। तो नर्स ने नर्सिंग ऑफिस देखा था कि पल्सेस तो अच्छे से पाल्पेट नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर भी घट गया है, 84 से 58 हो गया है, ताकि इस बच्चे को कम से कम 90 के सिस्टोल होना चाहिए। तो इसीलिए हम पेशेंट आइडेंटिफाई किया था कि हमने पेशेंट वाज इन शॉक।
So उस टाइम पे जब भी पेशेंट शॉक में होता है, इस वाला पेशेंट को जब विद कोविड-19 इन्फेक्शन के साथ जो भी पेशेंट आता है शॉक में, उसको कैसे मैनेज करना है। सो आपको आप में काफी लोगों ने आईसीयू में भी काम किए होंगे, वार्ड में भी काम किए होंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट शॉक में होता है तो फर्स्ट हम फ्लूइड बोलस देते हैं 10 to 20 मिलीग्राम ml पर केजी, और फर्स्ट 1 आवर में देखते हैं। बट लेकिन ये जरूरी हो, ये भी होना चाहिए, ये भी हमारा दिमाग में होना चाहिए कि इस पेशेंट्स को जब शॉक होता है तब कार्डियक का प्रॉब्लम, कार्डियक फंक्शन अच्छे से नहीं होता है। सो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर बीपी इंप्रूव नहीं होगा तो, अगर पहले 1-2 बॉलस में बीपी इंप्रूव नहीं हो रहा मान लीजिए, ज्यादा फ्लूइड पुश करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तब तुरंत एनियोटोप शुरू करना है। जो फर्स्ट चॉइस होता है पीडियाट्रिक्स में जब शॉक होता है, एनियोटोप चॉइस एपिनेफ्रिन। हम एपिनेफ्रिन शुरू करता है 0.1 माइक्रोग्राम्स पर केजी पर मिनट से। सो डिपेंडिंग ऑन द रेस्पॉन्स इसको बढ़ाता है। तो इस पेशेंट हमने क्या किया था, 20 ml पर किलोग्राम ऑफ नॉर्मल सिरम बोलस दिए हैं और हाफ एन आवर, एंड उसके बाद भी सच बीपी इंप्रूव नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने एपिनेफ्रिन शुरू किया है 0.1 माइक्रोग्राम्स पर केजी पर मिनट पे। So after 2 hours, saturation shock got stabilized and pulse rate is now 120 per minute. Pulse volume was good, CFT was 2 seconds, and blood pressure is 106/62. So after 2 hours of this, shock also stabilized. Then जब भी हम इस पेशेंट्स को, सिक पेशेंट्स को हम देखते हैं, मैनेज करते हैं आईसीयू में, जैसे मैंने पहले बताया था कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन का क्या प्रिकॉशंस लेना है, इन्वेजिव वेंटिलेशन के टाइम पे क्या प्रिकॉशंस लेना है, और फ्लूइड जब बच्चा शॉक में मिलता है, शॉक होता है बच्चे को, तब कैसे हम ट्रीट करना है उसको। और इसके साथ साथ अदर सपोर्टिव केयर आल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को बचाने के लिए। सो वन इज जुडिशियस फ्लूइड मैनेजमेंट। आपको हमेशा, आपको जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है उनको हमेशा पूछना है कि डॉक्टर हाउ मच फ्लूइड वी वांट टू गिव फॉर दिस पेशेंट टुडे, मतलब आज कितना फ्लूइड हम देना चाहते हैं। फुल मेंटेनेंस फ्लूइड देंगे या तो थोड़ा सा और कम करके फ्लूइड देंगे, क्योंकि जब फ्लूइड बहुत ज्यादा देते हैं इनडायरेक्टली पेशेंट आउटकम को अफेक्ट करता है वो। सो हमेशा फ्लूइड बैलेंस को क्लिनिकली मॉनिटर करना है, मतलब एवरी 4 आवर 6 आवर कितना आईयू फ्लूइड दिया हमने, और पेशेंट कितने यूरिन पास किया है, और कितना लॉसेस कितना हुआ है, वो सारा मेंटेन करना है अपना नर्सिंग चार्ट में, सो दैट हमें एक आइडिया आएगा कि पेशेंट को फ्लूइड ओवरऑल बहुत ज्यादा तो नहीं जा रहा है। बिकॉज अगर अर्ली टाइम पे हम आइडेंटिफाई किया मान लीजिए फ्लूइड ओवरलोड को, सो हम ट्रीट कर सकते हैं और आउटकम्स भी ठीक रहेगा। और एंटरल फीडिंग भी शुरू करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड बिकॉज जब भी हम आईसीयू में काम करते हैं, हमारा मेन फोकस होता है वेंटिलेशन और शॉक मैनेजमेंट में। सो फीडिंग के बारे में काफी बार हम भूल जाते हैं। सो आप याद दिला सकते हैं कि डॉक्टर को, जो फिजिशियन जो ट्रीट कर रहे हैं उनको, कि अर्ली एंटरल फीडिंग शुरू करने के लिए, ताकि आउटकम्स विल बी बेटर। सो ये है, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जब भी ये पेशेंट, सिक पेशेंट्स हमारा हाथ में, हमारा पास आता है, डॉक्टर के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ का रोल बहुत ज्यादा होता है। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि आईसीयू केयर में तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज डन बाय नर्सिंग स्टाफ। सो we should be updated with the current knowledge so as to improve the outcome of these patients. Thank you very much.